रात का समय था। रामलाल अपनी पत्नी रज्जो के साथ बैलगाड़ी से जंगल के रास्ते होते हुए अपने गांव लौट रहा था। तभी अचानक उसके बैल रुक गए। उर्र, आह, आह, हा, 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 चल 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 चल। उर्र, अरे आगे बढ़। हुर्र, हा, हा, चल चल। अरे एक तो इन बैलों ने नाक में दम करके रखा है। 10 कदम चलेंगे नहीं कि इनको भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, रुक जाएंगे। फिर ऐसे रुक जाएंगे कि हाँ, पहले तो पानी, पहले तो खाना, तभी हम चलेंगे। एक नंबर के नौटंकी है ये। अब इनके लिए खाना पानी यहाँ कहाँ से लेकर आऊं मैं? अरे मेरे प्यारे बैलों को क्यों डांट रहे हो? तुमने कभी अपने ऊपर खुद को देखा है? शाम को खेत में जरा सी मेहनत करके क्या आते हो और पूरी 20 रोटियां खा जाते हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने पति को खाते हुए नहीं देख रही, बल्कि किसी बैल को चारा खाते हुए देख रही हूँ। अरे बंद कर अपनी बकवास रज्जो। जब से तू मेरे जीवन में आई है, तूने मेरे खाने को लेकर ताना मार मार कर मेरी आधी भूख ही खत्म कर दी है। नहीं तो इतना कहकर रामलाल बैलगाड़ी से उतर गया और इधर उधर देखने लगा। तभी दूर उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। चमकती आंखों को देखकर रामलाल डर गया। ए रज्जो, ए रज्जो, ए रज्जो, वो तुम्हें सामने दिखाई दे रही है। देखो देखो। हाँ, मुझे तो कोई पिशाच लग रहा है। डर की वजह से बैल घबराने लगे और बेचैनी से हरकतें करने लगे। रामलाल तुरंत बैलगाड़ी में बैठ गया और अपने बैलों को दूसरी दिशा की ओर मोड़कर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद वहां चमकती हुई आंखें उसी स्थान पर आ गईं। वो चमकती हुई आंखें किसी और की नहीं, बल्कि एक काले बकरे की थीं। काला बकरा इधर उधर देखने लगा। इस घटना के कुछ दिन बाद हरियापुर गांव में जग्गू नाम का एक चरवाहा रहता था, जो गांव के जमींदार के जानवर चराकर अपना पेट पालता था। जग्गू के घर पर एक काला बकरा बंधा हुआ था। ऐसा है मेरे मित्र, क्षमा करना मुझे। आज मैं तुम्हें जंगल नहीं ले जा सकता। तुम्हारे खाने का इंतजाम मैंने यहीं पे कर दिया है। शाम को मैं आऊंगा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो मैं आता हूँ, और पेट भर के खा लेना। दरअसल जग्गू एक अनाथ था। जग्गू के जीवन में वो काला बकरा कुछ समय पहले ही आया था। जग्गू उस काले बकरे से अपनी माँ की हर बात किया करता था। कुछ देर बाद जग्गू जमींदार की हवेली चला गया। जमींदार बेचैनी से हवेली के आंगन में टहल रहा था। जैसे ही उसने जग्गू को देखा। अरे जग्गू, अरे भाई, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ रह गया था रे? अब आप तो जानते हैं जमींदार साहब, पहले मैं अकेला था, अब मेरे पास एक बकरा भी है, तो उसके ही दाना पानी का इंतजाम कर रहा था, तो समय तो लग जाता है। अरे भाई, मेरे जानवर भूखे हैं। जा, जल्दी से जाकर इन्हें जंगल में चरा ला और सारे जानवरों का ध्यान रखना। अगर किसी भी जानवर को गलती से भी कुछ हो गया, ए बेटा, मुझसे बुरा कोई ना होगा, ध्यान रखना। इतना कहकर जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। तभी जग्गू की नजर छत पर खड़ी जमींदार की इकलौती बेटी पुष्पा पर पड़ी। पुष्पा जग्गू को निहार रही थी। जग्गू, मेरे पिताजी की बातों का बुरा मत मानना, उनका स्वभाव तो शुरू से ही ऐसा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके पिताजी की बात का कभी बुरा नहीं मानता, वो तो ऐसे कहते रहते हैं। इतना कहकर जग्गू जानवरों को खोलकर जंगल की ओर चला गया। चल 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 चले हम जंगल में, चरे जन न न न न न। जग्गू जंगल में जानवरों को चराने के लिए छोड़कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। शाम को वो सभी जानवरों को वापस जमींदार की हवेली के बाड़े में ले आया।
जमींदार ने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर जग्गू के सामने फेंक दिया। ये ले, पकड़, तेरी आज की मजदूरी, ले जा। जग्गू सिक्के को उठाने लगा, तभी वहाँ पुष्पा आ गई। पिताजी, जग्गू को तो आप सिक्का ऐसे देते हैं जैसे किसी भिखारी को दे रहे हो। आपको सम्मान से जग्गू को सिक्का देना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करता है। सम्मान? अरे बेटा, ये एक चरवाहा है, चरवाहा, किसी राज्य का राजकुमार नहीं है जो इसके साथ में सम्मान से पेश आओ। नहीं तो। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। पुष्पा जग्गू को देखने लगी और उसके नजदीक आ गई। जग्गू, पिताजी की तरफ से तुमसे मैं क्षमा मांगती हूँ। जग्गू कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर चला गया। जग्गू काले बकरे के पास आकर बैठ गया। हाँ, कैसे हो? मैं जानता हूँ कि तू दिन भर यहाँ पे अकेला बंधा रहता है, तो अच्छा तो नहीं लगता होगा। तो तू अपने आप को बहुत अकेला भी महसूस करता होगा, जानता हूँ। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे दोस्त, मैं तुझे अपने साथ जंगल नहीं ले जा सकता, क्योंकि जमींदार ने कुछ दिन पहले ही तुझे साथ में ले जाने से मना कर दिया था। अब पता है, उसका ये कहना था कि अगर मैं तुझे जानवरों के साथ ले जाऊंगा तो मेरा ध्यान पूरा का पूरा तुझ पर रहेगा, उसके जानवरों पर नहीं रहेगा। बस इतना कहकर जग्गू बकरे से बातें करने लगा। कुछ देर बाद उसने खुद खाना बनाया और खाना बनाने के बाद कुछ खाना वो बकरे के सामने रख दिया। अच्छा, ये लो, तुम ये भी खाओ, मैंने अपनी मनपसंद की सब्जी बनाई है। लो लो, खाओ खाओ। बकरा जग्गू की सब्जी खाने लगा। तभी वहाँ पर पड़ोस में रहने वाली गंगा मौसी आ गईं। गंगा मौसी ने जग्गू को काले बकरे के साथ खाते हुए देखा तो वो चौंक गईं। अरे जग्गू, तू दिन भर इतनी मेहनत से जमींदार के जानवर चराता है, तब तुझे केवल इतना धन मिलता है जिससे तू एक वक्त का खाना बना सके, और वो खाना भी तू इस काले बकरे को ही खिला दे रहा है। ओ गंगा मौसी, ये काला बकरा मेरा मित्र है, एकदम घनिष्ठ वाला। और फिर एक मित्र दूसरे मित्र को छोड़कर कैसे जा सकता है? सच में जग्गू, जब से काला बकरा आया है तब से तू थोड़ा बहुत बोलने लगा है, वरना पहले तो तू चुप ही रहता था। अच्छा ये बता, तुझे काला बकरा मिला कहाँ? इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। बात यह है मौसी कि कुछ समय पहले मैं रात के समय जंगल में लकड़ियां काटने गया था और मुझे रात हो गई काम करते करते करते। तभी मैंने देखा कि हमारे गांव के रामलाल चाचा और रज्जो चाची अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर बैलगाड़ी को गांव की दिशा की ओर दौड़ाते हुए आ रहे थे, और वो बहुत डरे हुए थे। चल 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 चल। रामलाल अपनी पत्नी रज्जो के साथ बैलगाड़ी को तेजी से दौड़ाते हुए जा रहा था। तभी जग्गू की नजर उन पर पड़ी और जग्गू तुरंत बैलगाड़ी के सामने आ गया। अरे 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 रामलाल चाचा, क्या बात है, आप इतने डरे हुए क्यों हो? अरे जग्गू, चल यहाँ से, अरे यहाँ से चला जा। कुछ देर पहले मैंने जंगल में दो चमकती हुई आंखें देखी थी। जरूर वो कोई पिशाच था और मैं और मेरी पत्नी बुरी तरह से डर गए हैं। मैं कहता हूँ तू भी जा, जल्दी से जा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता जग्गू, तो तुम जाकर देख लो। इतना कहकर रामलाल अपनी बैलगाड़ी को लेकर वहाँ से चला गया। अरे जल्दी से चलो। चल 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 चल, जल्दी चल। जग्गू निडर स्वभाव का था। वो रज्जो की बताई हुई दिशा की ओर चला गया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक काला बकरा खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। लगता है रामलाल चाचा इस बकरी की चमकती हुई आंख देखकर घबरा गए थे। इतना कहकर जग्गू बकरे के पास आया और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। और कैसे हो? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, किसके साथ हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? बकरा कुछ नहीं बोला। जग्गू मुस्कुराया। मैं समझ गया मेरे मित्र,
तुम भी मेरी तरह अनाथ हो, लेकिन चिंता मत करो, आज से मैं तेरा दोस्त हूँ। चलो आओ आओ आओ। और बस मौसी, फिर मैं इस बकरे को मेरे साथ यहाँ ले आया, तब से ये बकरा मेरे साथ ही है। क्यों मित्र, है ना? खाओ खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। हाँ। गंगा मौसी मुस्कुराई और वहां से चली गईं। अगले दिन जग्गू जमींदार की हवेली चला गया और वहां के जानवरों को खोलकर हवेली के बाहर ले जाने लगा। तभी पुष्पा दौड़ती हुई वहां आ गई। उसके हाथ में कुछ फल और भोजन था। मैं जानती हूँ कि तुम दोपहर में भूखे रहते हो जग्गू। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की पूरी और सब्जी बनाई है, तुम इसे दोपहर में खा लेना। अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा है पुष्पा जी, आप मुझे इस तरह से खाना मत दिया कीजिए। किसी दिन आपके पिताजी ने देख लिया ना, बहुत नाराज हो जाएंगे, समझिए ना। लेकिन मैं अपने पिता से नहीं डरती। देखो जग्गू, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। देखिए, अगर आप मुझे पसंद करती हैं तो फिर अपनी पसंद को बदल दीजिए, क्योंकि आप में और मुझ में बहुत फर्क है, हमारा कोई मेल ही नहीं है। इतना कहकर जग्गू जानवरों को लेकर वहां से चला गया। पुष्पा जग्गू को जाते हुए देखती रही। चल 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 चल, और चल 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 चल। कुछ देर बाद जग्गू जंगल में पहुंचा और जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया। दोपहर के बाद जग्गू को भूख लगी। वो पुष्पा का दिया हुआ खाना खाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं 2 दिन की भूखी हूँ। जैसे ही जग्गू ने ऊपर देखा, वो स्त्री उसे देख रही थी। आप कौन हैं आप? मैं एक विधवा हूँ बेटा, इस जंगल में रहती हूँ। गांव में जाकर छोटा मोटा काम कर लेती हूँ और अपना पेट पालती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिला। जग्गू ने अपना सारा खाना उस विधवा स्त्री को दे दिया। विधवा स्त्री बड़े ही चाव से जग्गू का खाना खाने लगी। कुछ देर बाद खाना खत्म करके उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और जग्गू की ओर बढ़ाती हुई बोली, ये लो, तुमने मुझे खाना खिलाया है, इसके बदले तुम ये अंगूठी रख लो। नहीं 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 नहीं, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। मैंने आपको किसी लालच की नियत से खाना नहीं खिलाया। जानती हूँ, लेकिन तुम ये अंगूठी रख लो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। इतना कहकर विधवा स्त्री ने जग्गू के हाथों में अंगूठी पकड़ा दी और बड़ी तेजी के साथ वहां से चली गई। शाम को जग्गू जमींदार के जानवर लेकर उसकी हवेली आ गया। जैसे ही जमींदार की नजर जग्गू की उंगली में अंगूठी पर पड़ी, वो चौंक गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही कीमती अंगूठी लग रही है। ये बता, ये तेरे पास कहाँ से आई है? जग्गू कुछ कहने ही वाला था कि तभी जमींदार मुस्कुराने लगा। समझ गया समझ गया, जरूर तूने चोरी की होगी। क्यों रे? जग्गू कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। तभी वहां पर पुष्पा आ गई। पिताजी, भला ये कौन सा तरीका हुआ जग्गू से बात करने का? आपने उसकी बात को सुने बिना ही उसे चोर ठहरा दिया। हद हो गई, जब भी मैं जग्गू को डांटता हूँ तुम हमेशा पता नहीं कहाँ पीछे से आ जाती हो। आजकल देख रहा हूँ कि तुम एक चरवाहे का पक्ष कुछ ज्यादा ही ले रही हो। कहीं तुम्हें इस चरवाहे से प्रेम तो नहीं हो गया है? और अगर हो गया है तो अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना बेटा, तुम जमींदार की बेटी हो, जमींदार की। जानती हूँ पिताजी, आपके अत्याचार से सारा गांव पीड़ित है। मैं एक अत्याचारी जमींदार की बेटी हूँ और मैं एक अत्याचारी जमींदार की बेटी होने से कहीं बेहतर एक गरीब चरवाहे की पत्नी कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। अरे दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। दफा हो जाओ, निकलो। पुष्पा क्रोधित होती हुई वहां से चली गई। अगले दिन जग्गू जमींदार की हवेली आया। और जग्गू तू,
आज के बाद मेरी हवेली में आने की जरूरत नहीं है। जा यहाँ से, निकल। अरे मुझसे क्या गलती हो गई मालिक? मैंने अपनी बेटी की आंखों में तेरे प्रति प्रेम देखा है और ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दफा हो जा यहाँ से, निकल। जमींदार ने जग्गू को हवेली से निकाल दिया। जग्गू निराश होकर अपने घर आ गया। जग्गू काले बकरे की पीठ पर हाथ फेरने लगा और उदास बैठ गया। मेरे दोस्त, क्या बताओ, मुझे एक ही काम तो आता था और वो काम भी मुझसे अब छिन गया। समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, बिल्कुल समझ नहीं आता। बिना काम के मैं तुमको भी कैसे खिलाऊंगा, खुद भी कैसे खाऊं, नहीं समझ में आ रहा। जग्गू काफी देर तक बैठा हुआ आंसू बहाता रहा। कुछ देर बाद वो उठा। चल मेरे दोस्त, आज मैं तुझे अपने गांव की सैर करा लाता हूँ। बैठे बैठे क्या होगा, चल आजा 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 आजा। और उसे साथ लेकर गांव में टहलने लगा। तभी दूर खड़ा हुआ एक व्यक्ति, जो कि व्यापारी नजर आ रहा था, जग्गू के बकरे को बहुत ही गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद वो व्यापारी जग्गू के पास आया। ये बकरा किसका है? मेरा है। ओ भैया, मैं इस बकरे को खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता। सोच लो, मैं तुम्हें इसके मुंह मांगे दाम दूंगा। क्या? आखिर ऐसा क्या है इस बकरे में? तुम्हें उससे क्या मतलब? जग्गू गहरी सोच में डूब गया। मन तो नहीं कर रहा इस बकरे को बेचने का, लेकिन यह व्यापारी मुझे मुंह मांगी कीमत दे रहा है। जमींदार ने भी मुझे हवेली से निकाल दिया और मुझे इतनी आसानी से गांव में कोई काम धंधा भी नहीं मिलेगा। क्या करूं मैं इसको? क्या क्या सोच रहे हो? मैं ठीक है, मुझे मंजूर है, ठीक है। व्यापारी मुस्कुराया और बहुत सारा धन जग्गू को दे दिया। वो काले बकरे को लेकर वहां से चला गया। व्यापारी जंगल के रास्ते से होता हुआ सीधे केशव नगर राज्य पहुंचा। राज्य के महल के अंदर राज दरबार में राजा सूरज सिंह बैठे थे। व्यापारी काले बकरे को लेकर सीधे राज दरबार में चला गया। महाराज, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आपने मुझे बताया था कि आपको एक काले बकरे की तलाश है, पर आपने उसकी जो निशानियां बताई थी उसके हिसाब से ये वही बकरा है। देखिए देखिए महाराज। राजा सूरज सिंह ने जैसे ही उस बकरे को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम नहीं जानते व्यापारी कि तुमने हमारा कितना बड़ा काम कर दिया है। इस बकरे की तलाश में हम न जाने कब से भटक रहे थे। वाह वाह, कमाल, अद्भुत, शानदार। काला बकरा राजा सूरज सिंह को घूरने लगा। राजा सूरज सिंह मुस्कुराए। ओहो, इस तरह घूरने से कुछ नहीं होगा काले बकरे। तुम्हारी किस्मत में हमेशा मुझे घूरना ही लिखा है। तुम मुझे कभी सीधे तौर पर टक्कर नहीं दे सकते। राजा सूरज सिंह के इतना कहते ही अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो काला बकरा पत्थर में बदल गया। ये देखकर राजा सूरज सिंह पूरी तरह से चौंक गए। हैं? ये क्या? ये पत्थर का कैसे बन गया? ये कैसे हो गया? महाराज, मुझे नहीं पता महाराज। ये बताओ, तुम इस बकरे को कहां से लेकर आए थे? महाराज, हरियापुर गांव के एक जग्गू नाम के चरवाहे से। राजा सूरज सिंह गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, जाओ। व्यापारी वहां से चला गया। तो क्यों पत्थर का बन गया, ये मुझे पता करना पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे दोबारा असली हालत में लाकर तुझे अब मैं छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत कर। इतना कहकर राजा सूरज सिंह ने उस पत्थर बने बकरे को कारागार में बंद करवा दिया। राजा सूरज सिंह वहां से चला गया
और एक कक्ष में जाकर आंखें बंद करके बैठ गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन जग्गू गांव के सुखिया के खेत में खड़ा था। तभी वहां पर गांव का जमींदार अपने एक नौकर को लेकर आ गया और सुखिया की ओर देखने लगा। क्यों रे सुखिया, आज तेरा ब्याज चुकाने का दिन था। मैं हवेली में तेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन तू अभी तक आया नहीं है? दया करो जमींदार साहब, इस बार की फसल अच्छी नहीं बिकी है। मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। फालतू की बकवास मत कर। अपना खेत छोड़ और दफा हो जा यहाँ से। आज से ये खेत तेरा मेरा हो गया। हाँ, निकल निकल निकल, जल्दी निकल। ये सुनकर सुखिया चौंक गया। मालिक, मैं अपने जीते जी ये खेत तो तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला। तभी जमींदार ने अपने आदमी की ओर देखा। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें लेकर आता हूँ। चलो शुरू हो जाओ, धक्के देकर खेत से निकालो इसको। चलो चलो चलो। सुखिया चाचा के ऊपर ऐसा अत्याचार मत करो जमींदार। उन्होंने तुम्हारा समय पर हमेशा ब्याज चुकाया है। इस बार वास्तव में वो थोड़ी परेशानी में है। एक बार की तो बात है, इसमें क्या हो गया? अरे 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 अरे, तेरी जुबान अब इतनी लंबी हो गई कि तू मुझसे इस तरह से बात करेगा? हैं? जमींदार, परेशान मत करो। वाह रे वाह बेटा, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि तू अब गांव वालों का पक्ष ले रहा है? ससुर के नाती, देखते क्या हो। सुखिया को बाद में देखना, पहले इससे निपटो। जमींदार का नौकर जैसे ही जग्गू के पास उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा, अगले ही पल जग्गू की अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। वो किरणें जमींदार के नौकर पर पड़ीं और जमींदार का नौकर पत्थर में परिवर्तित हो गया। ये देखकर जमींदार चौंक गया। जग्गू तो कोई जादू सीख कर आया है। लेकिन याद रखना जग्गू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर जमींदार डरते हुए वहां से चला गया। जग्गू आश्चर्य से अपनी अंगूठी को देखने लगा। आखिर इसका रहस्य क्या है? इधर दूसरी ओर राजा सूरज सिंह क्रोधित अवस्था में कारागार में आए और पत्थर बने बकरे को देखने लगे। मैंने अपनी विद्या से जानने का प्रयास किया, लेकिन तू पत्थर क्यों बना यह मैं जान नहीं पाया। अब तो मुझे हरियापुर गांव ही जाना पड़ेगा। व्यापारी ने जिस जग्गू से तुझे खरीदा था, उससे मिलना पड़ेगा। इतना कहकर राजा सूरज सिंह अपने राज सिंहासन पर आकर बैठ गया। तभी वहां पर दौड़ता हुआ जमींदार आ गया। महाराज महाराज महाराज, मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ महाराज। हा, कौन हो तुम? कौन हो? महाराज, मैं हरियापुर गांव का जमींदार हूँ महाराज। मैं बताता हूँ क्या बात हुई। बात यह है कि ये सुनकर राजा सूरज सिंह चौंक गया। जमींदार कांपते हुए होठों से सारी घटना बताने लगा। क्या बात कर रहे हो? क्या उस जग्गू की अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकल गईं और तुम्हारा आदमी पत्थर का बन गया? हाँ महाराज, मेरा आदमी पत्थर का बन गया। मैं तो देख के हैरान हो गया। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे हो गया। राजा सूरज सिंह गहरी सोच में डूब गया। क्या इस जग्गू के पास एक काला बकरा था? है? हाँ महाराज, इस जग्गू के पास कुछ समय पहले एक काला बकरा था जो वो जंगल से पकड़ कर लेकर आया था। फिर राजा सूरज सिंह तुरंत खड़ा हो गया। सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो बकरा उसी जग्गू की मदद से ही पत्थर का बना है। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राजा सूरज सिंह ने अपने कदम कारागार की ओर बढ़ा दिए। कारागार में एक बूढ़ा व्यक्ति बंद था। राजा सूरज सिंह ने अपने कदम वहीं रोक लिए और उसकी ओर देखने लगा। राजगुरु, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? तुम्हारी भविष्यवाणी गलत होने का समय आ गया है। तुम्हें याद है,
बरसों पहले हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारी भविष्यवाणी को हम गलत साबित करके दिखाएंगे। इतना कहकर राजा सूरज सिंह ने एक सैनिक की ओर इशारा किया। हाँ सुनो, राजगुरु को आजाद करो, आज ये उसका अंत होते हुए देखेगा। चलो। सैनिक ने कारागार का दरवाजा खोल दिया और राजगुरु राजा सूरज सिंह के साथ बाहर आ गया। कुछ देर बाद राजा सूरज सिंह राजगुरु को लेकर राज दरबार पहुंचा और एक सैनिक को आदेश दिया। जाओ, जाकर उस पत्थर के बकरे को लेकर आओ, जाओ। कुछ देर बाद सैनिक पत्थर का बकरा लेकर आ गया। अब मुझे जग्गू के पास ले चलो। जमींदार सूरज सिंह को जग्गू के घर पर ले गया। जग्गू अपने सामने राजा सूरज सिंह और पत्थर बने बकरे को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। राजगुरु, ये पत्थर का बकरा जानते हो कौन है? ये पत्थर का बकरा वही है। ये सुनकर राजगुरु चौंक गए। राजा सूरज सिंह जग्गू की ओर देखने लगे। जमींदार ने हमें बताया जग्गू कि तुम्हारे पास एक विचित्र अंगूठी है जिससे कोई भी पत्थर में बदल सकता है। हाँ, और इसका चमत्कार मुझे कुछ देर पहले ही पता लगा। ओहो, तो लाओ, हमें वो अंगूठी दे दो, लाओ। क्या? नहीं 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 नहीं, ये अंगूठी मुझे जंगल की एक विधवा स्त्री ने भेंट की थी। देखो महाराज, आप चाहे भले ही मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं ये अंगूठी आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, ना, बिल्कुल ना। देखो, कहीं ना कहीं हमें यकीन है कि इस बकरे को पत्थर का तुमने ही बनाया है। जग्गू पत्थर बने बकरे को देखने लगा। इस बकरे को तो मैं पहचानता हूँ, ये तो मुझे जंगल में मिला था, लेकिन मैंने इसे एक व्यापारी को बेच दिया था। ये पत्थर का कैसे बना, सही में मैं नहीं जानता। मैं तो खुद इसे पत्थर का बना हुआ देखकर हैरान हूँ। गजब है। जमींदार राजा सूरज सिंह की ओर देखने लगा। अरे आप बातचीत में समय क्यों गवा रहे हैं महाराज? इसे बंदी बनाने का आदेश दीजिए और इसे पकड़कर महल ले आइए ना। तभी वहाँ पर दौड़ती हुई जमींदार की पुत्री पुष्पा आ गई। पिताजी, मैंने सुना कि आप जग्गू की शिकायत करने महाराज के पास गए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, और तुम्हें जो सामने दिख रहे हैं वो इस राज्य के महाराज हैं। राजा सूरज सिंह क्रोधित हो गया और जग्गू की ओर देखने लगा। ठीक है, मुझे उस स्थान पर ले जाओ जहां पर तुम्हें वो विधवा स्त्री मिली थी जिसने तुम्हें ये अंगूठी दी थी। इतना कहकर राजा सूरज सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने जग्गू को पकड़ लिया। कुछ देर बाद जग्गू सैनिकों के साथ जंगल के उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसे वो विधवा स्त्री मिली थी। मैं यहीं पे बैठ के खाना खा रहा था कि अचानक से वो विधवा स्त्री आई और उसने मुझसे खाना मांगा और बदले में मुझे अंगूठी दे दी। राजा सूरज सिंह ने जग्गू की ओर देखा और फिर पत्थर बने बकरे की ओर देखने लगे। हाँ, जानते हो ये काला बकरा कौन है? मुझे क्या पता कौन है? ये मेरा बड़ा भाई राजा रतन सिंह है, इस राज्य का असली उत्तराधिकारी। ये सुनकर जग्गू, जमींदार और उसकी पुत्री सभी चौंक गए। 20 वर्ष पहले की बात है, जब मेरे पिता ने शासन की बागडोर मेरे बड़े भाई रतन सिंह को सौंप दी। ये बात मुझे सबसे बुरी लगी क्योंकि इस राज्य का योग्य उत्तराधिकारी मैं था। लेकिन रतन सिंह को केवल इस वजह से शासन सौंपा गया क्योंकि वो उम्र में हमसे बड़ा था। मैं उसका सीधे तौर पर मुकाबला तो नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने कई विद्याओं का सहारा लेना शुरू किया। और एक दिन मैं अपने बड़े भाई रतन सिंह को इसी जंगल में ले आया। राजा सूरज सिंह अपने बड़े भाई रतन सिंह के साथ जंगल में खड़ा था। ओहो छोटे, आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे यहाँ जंगल दिखाने के लिए क्यों लेकर आए हो, क्या बात है? तभी राजा सूरज सिंह मंत्र पढ़ने लगा और अपने बड़े भाई रतन सिंह के ऊपर फूंक मार दी। अगले ही पल राजा रतन सिंह रंग बिरंगी किरणों से एक बकरे में परिवर्तित हो गया।
अरे मूर्ख, तुझे कुछ दिखाने के लिए नहीं लाया था, तुझे बकरा बनाने के लिए लाया था। अब हम इस राज्य के असली राजा बनेंगे और तू यहाँ जंगलों में भटकते भटकते किसी का निवाला बन जाएगा। इतना कहकर राजा सूरज सिंह ने एक मंत्र पढ़ा और बकरा बना राजा रतन सिंह घायल होकर नीचे गिर गया। राजा सूरज सिंह महल आ गया। आज से हम इस राज्य के राजा हैं। ये सुनकर राजगुरु चौंक गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम सूरज सिंह? तुम अपने बड़े भाई के साथ जंगल गए थे, जाकर तुमने अपने बड़े भाई के साथ क्या किया? वो इस राज्य का राजा है। बड़ा भाई? कौन बड़ा भाई? जिस बड़े भाई के साथ तो मैं गया था वो तो बकरा बन गया। वो तो अब संसार छोड़कर अलविदा कह गए होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए कई विद्याओं का सहारा लिया और उन्हें बकरे में बदलकर घायल कर दिया। ये सुनकर राजगुरु चौंक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद राजगुरु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराने लगे। मूर्ख, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, मुझे भी कुछ चमत्कारी विद्याओं का ज्ञान है। मैंने भविष्य देख लिया है। तुम्हारा बड़ा भाई ही इस राज्य का असली उत्तराधिकारी है और वही रहेगा। कुछ वर्ष बाद वो आएगा और अपना राज्य छीनेगा और तुम अपना बाकी का शेष जीवन कारागार में बिताओगे। ओहो, कारागार में बिताओगे? धत! ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। मैं अपनी मंत्र शक्ति से बड़े भैया को काले बकरे में बदल कर आया हूं और साथ में उन्हें घायल कर दिया है। अब तो वो संसार भी छोड़ गया होगा और किसी के पेट का निवाला बन गया होगा। मैं भविष्य देख चुका हूं और भविष्य को कोई नहीं बदल सकता है। अरे भविष्य वक्ता, रुक जाओ। राजगुरु को अभी के अभी बंदी बना लो। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। और हाँ, याद रखना राजगुरु, अब तुम्हारी आंखों के सामने ही बड़े भैया को खत्म करूंगा और तुम्हारी भविष्यवाणी को गलत कर दूंगा। सैनिकों ने तुरंत राजगुरु को बंदी बना दिया। राजा सूरज सिंह दोबारा जंगल गया, लेकिन उन्हें वो बकरा नहीं मिला। उस दिन के बाद राजा सूरज सिंह दिन रात उस काले बकरे की खोज में लग गया, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। तब से इस बकरे को मैं तलाश रहा था। जब व्यापारी ये काला बकरा लेकर आया तो मैं तो इसे देखते ही पहचान गया और मुझे लगा कि आहा, मेरी तलाश खत्म हो गई। अब मैं इस बकरे को राजगुरु के सामने समाप्त कर दूंगा और उनकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दूंगा। परंतु ये अचानक से पत्थर का बन गया। अब मुझे सीधी सीधी तरह बता दे जग्गू, इसका क्या रहस्य है, अन्यथा तुम भी बेमौत मारे जाओगे। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही वृद्ध विधवा स्त्री वहाँ प्रकट हो गई। अरे आप तो वही विधवा स्त्री हैं जिन्होंने मुझे अंगूठी दी थी। आप यहाँ? हाँ, और ये अंगूठी मैंने तुम्हें इसलिए दी थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे पास जो काला बकरा है वो दरअसल राजा रतन सिंह है और बहुत जल्द नियति उन्हें एक बार फिर उनके छोटे भाई से मिलाना चाहती थी। इस अंगूठी के चमत्कार से वो पत्थर के बन गए और राजा सूरज सिंह उसे चाहकर भी खत्म नहीं कर पाया। तू कौन है? विधवा स्त्री अचानक रंग बिरंगी किरणों से एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। बरसों पहले जब तुमने अपने भाई को काली विद्या के जरिए बकरे में परिवर्तित कर दिया था, मैं सब कुछ देख रही थी। मैंने भविष्य देख लिया था। भविष्य में एक चरवाहे के हाथों ही तेरे भाई की मुक्ति लिखी थी और तेरा अंत भी लिखा था। तभी रंग बिरंगी किरणों से वो काला बकरा
राजा रतन सिंह में परिवर्तित हो गया। सैनिक अपने पुराने राजा को देखकर भावुक हो गए। देखते क्या हो, राजा सूरज सिंह को बंदी बना लो। राजा सूरज सिंह को तुरंत बंदी बना लिया गया। और अब जमींदार को भी बंदी बना दो। सैनिकों ने तुरंत जमींदार को भी बंदी बना लिया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ जमींदार, कि तुम किस तरह से गांव के लोगों के साथ अन्याय करते हो। इसीलिए तुम्हारी जगह भी मेरे छोटे भाई सूरज सिंह के साथ ही होगी। जीवन भर कारागार में तुम कभी सूरज की किरण नहीं देख पाओगे। ले जाओ इन्हें। इतना कहकर राजा रतन सिंह जग्गू के पास आकर बोला, और जग्गू मेरे मालिक मैं तुम्हें गांव का नया जमींदार घोषित करता हूँ। राजा रतन सिंह ने सूरज सिंह और जमींदार को बंदी बनवाया और राजगुरु तथा सैनिकों के साथ अपने महल की ओर चला गया।